हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2 से मैथ, जिसे एसके झा सर द्वारा लिखा गया है, वो भी प्रैक्टिस सेट 21 का। मैंने 20 वीडियो ऑलरेडी कंप्लीटली डाल चुका हूं और उन सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप जरूर देखिएगा। और हाँ, मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आपको मिलते रहेगा। और मैं आने वाले समय में कुछ ही दिनों में मैं पूरा बेसिक से लेकर के और एडवांस लेवल तक का मैथ शुरू करने वाला हूं, बिल्कुल जीरो से हीरो तक। तो आपके नज़र में जो भी दोस्त लोग होंगे, आपके भाई होंगे, आपके पड़ोस के लोग होंगे, या फिर आप भी पूरा बेसिक से मैथ पढ़ना चाहते हैं, आपको लगता है कि आज ये मैथ बहुत कठिन है, तो मैं उसका बैच शुरू करने जा रहा हूं बिल्कुल फ्री। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं इसमें कैसा कैसा क्वेश्चन है। तो इसका देखिए, पहला क्वेश्चन है 46। बोला है क्या कि यदि दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योगफल 156 तथा एलसीएम तथा एचसीएफ का अंतर 132 है, यदि एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। हो सकता है कि इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने नया आ रहा हो, है ना। तो देखिएगा यहाँ पे कि बोला कि एलसीएम और एचसीएफ का योगफल, यानी कहने का मतलब क्या है कि एलसीएम को एलसीएम ही रहने दीजिए, माना कि एलसीएम एलसीएम है और एचसीएफ एचसीएफ है, ठीक है। और ये दोनों का योगफल, योग मतलब क्या होता है, जोड़ होता है, बराबर 156 है। तथा एलसीएम तथा एचसीएफ का, एलसीएम और एचसीएफ का अंतर, अंतर मतलब घटाव, यानी एलसीएम और एचसीएफ का अंतर दिया हुआ है 132। एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। अब यहां से देखिएगा कि हम लोग यहां से निकालते हैं, तो एक प्लस में एचसीएफ है, एक माइनस में, दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों को जोड़िएगा तो 2 एलसीएम होगा, बराबर इसको जोड़ते हैं। तो यहां पे देखिए, एक दिमाग लगाते हैं हम लोग। जब साधारण सा आपको समीकरण दिख रहा हो तो वहां पे क्या करेंगे कि यदि आपको प्लस वाला निकालना होता था, मैंने कई एक बार बताया है, एलसीएम निकालना होता है तो दोनों को जोड़ करके और 2 से भाग देते हैं। तो 156 प्लस 132 बटा में 2, 6 2 8, 5 3 8, 2, 288 बटा 2, 2 से काटिएगा तो 144 हो जाएगा, यानी एलसीएम निकल कर के आ गया 144। अब निकालना है हम लोग को एचसीएफ। तो एचसीएफ देखिए, एक प्लस में एक माइनस में है, इसलिए क्या करते हैं कि दोनों को घटा करके और आधा करते हैं, यानी 2 से भाग देते हैं। तो 156 माइनस 132 बटा में 2, इसको घटाइएगा तो 6 में से 2 घटाइएगा तो 4, 5 में से 3 घटेगा तो 2, 1 में से 1 0, 2 से भाग देंगे 12 बार में 12 आ गया, यानी एचसीएफ कितना आ गया, तो 12 आ गया। और आप जानते हैं कि दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ बटा में पहली संख्या, लौसा गुने मौसा बटा में पहली संख्या। तो लौसा क्या है, यानी एलसीएम क्या है, 144 है, मौसा क्या है, एचसीएफ 12 है, और पहली संख्या हम लोग को दिया हुआ है जो कि है 36। तो बटा में पहली संख्या यानी 36 लिख दीजिए। यहां से इसको काटिए, इसको काटते हैं, 12 से 12 दिए 36, 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 3 अठे 24, यानी 48 आपका आंसर हो जाएगा। यानी दूसरी संख्या बराबर क्या, तो 48, यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 10% वार्षिक ब्याज से किसी धनराशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 200 रुपए, तो उसी धनराशि पर उसी दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखिएगा, यहां पे साधारण ब्याज हम लोग को दे रखा है, तो आप जानते होंगे कि एसआई निकालने का फॉर्मूला होता है, यानी सिंपल इंटरेस्ट, दर गुने यानी रेट इनटू टाइम। तो रेट कितना है, तो 10% है, टाइम कितना है, तो 2 वर्ष है, दोनों को गुना करेंगे तो 20%। तो यहां से देखिएगा कि ब्याज जो है वह 20% है, जबकि है 200। कितना है, 200 है। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 2 से काटिएगा
2 दहाई 20, 1% बराबर कितना, तो 10। 1% का वैल्यू कितना आ गया, तो 10 आ गया। अब यहां से देखिएगा कि बोला कि उसी धनराशि पर, यानी जो धनराशि है उसी पर उसी दर से, यानी जितना रेट है यानी 10% है, 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखिएगा कि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग निकालेंगे तो इस प्रकार निकालते हैं, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए गुने बी बटा 100। तो यहां पे देखिएगा कि प्लस माइनस ए तो रेट कितना है, 10% है, तो यहां से हम लोग निकाल लेते हैं इस प्रकार, ठीक है। अब प्लस होगा कि माइनस होगा, प्लस होगा क्योंकि ब्याज लेना है किसी से, तो प्लस में होगा। तो 10 प्लस 10 गुने 10 बटा में 100, 0 से 0 0 से 0 कैंसिल हो गया, 10 10 20 1 21% हो गया। यहां से यह निकला आपका 2 वर्ष का, ठीक है। अब देखिए तीसरा वर्ष में क्या करेंगे कि फिर 10% लेंगे, तो 21% पहला मानेंगे ए और बी मानेंगे फिर कितना, तो 10%। तो 21% प्लस 10% प्लस में 21 गुने 10 बटा में 100, 1 0 से 1 0, ये हो जाएगा आपका कितना 31%, अब प्लस में 2.1%, ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 33.1%। इस चीज को ध्यान में रखिए। तो 33.1% आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो सोच के देखिए कि हम लोगों से क्या पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है ना, और चक्रवृद्धि ब्याज यहां से निकल चुका है 33.1% पूरे 3 वर्ष का। हम लोग को यहां पे पता है कि 1% बराबर 10 है, तो 33.1% बराबर हो जाएगा 33.1 गुने 10, 10 से गुना कीजिएगा दशमलव हट जाएगा, यानी 331 रुपया इसका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा पूरे 3 साल का, और यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का क्रय मूल्य से 35% अधिक अंकित करता है, 8% लाभ पाने हेतु उसे कितने प्रतिशत बट्टा देना होगा, यानी छूट कितना देना होगा। तो मान के चलिए कि कॉस्ट प्राइस का जो है सीपी वह 100%, 100 रुपया मान लीजिए, है ना, 100 रुपया मान लीजिए, कॉस्ट प्राइस जो है 100 रुपया। अब बोला क्या कि क्रय मूल्य से 35% अधिक अंकित करता है। अंकित मतलब मार्केट प्राइस जो है इसका सूची मूल्य वह 35% अधिक अंकित करता है, जितना में वह खरीदा है उसे 35% अधिक चढ़ा बढ़ा करके लिख देता है। तो 100 का 35% निकालिएगा तो 35 होगा, यानी 35 जोड़िएगा तो 135 हो जाएगा, यानी 135 रुपया इसका मार्केट प्राइस हो जाता है। अब यहां पे बोला क्या कि 8% लाभ पाने हेतु उसे कितने प्रतिशत बट्टा देना होगा। बट्टा मतलब छूट देना होगा। तो जो छूट होता है वह मार्केट प्राइस पर होता है, जबकि लाभ या हानि किस पर निर्भर करता है, तो कॉस्ट प्राइस पर निर्भर करता है, यानी क्रय मूल्य पर, ठीक है। तो यहां से हम लोग देखते हैं क्या कि 135 रुपया इसका मार्केट प्राइस है, गुने कितना छूट दिया है वो चीज पूछा जा रहा है, मालूम नहीं है। तो सीधा क्या कीजिए कि 100 माइनस x कीजिए बटा में 100, छूट के लिए तो हम लोग यही करते हैं। बराबर में छूट देने के बाद क्या करेगा, बेचेगा ही, और बेचता है क्या, तो 8% लाभ लेकर के बेचता है, यानी 100 का 108 बटा में 100। अब यहां से इसको काट कूट कीजिए, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 9 से इसको काटेंगे अगर तो 9 एकम 9, 9 पचे 45, 9 से काटिएगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 से काटेंगे 3 चौके 12, 3 पचे 15, 5 से इसको काटिएगा 20 पचे 100, 20 चौके 80, 100 माइनस x बराबर हो जाएगा 80। x को उधर ले जाइए, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, 80 को इधर लाते हैं उधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, यानी x बराबर हो जाएगा 20%। x हम लोग क्या माने थे, छूट माने थे। तो कितना छूट पर बेचा है, यानी कितना बट्टा पर बेचा है, बट्टा देकर के, तो 20% बट्टा पर बेचा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 20%। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि ए की कार्य क्षमता 20 से दोगुनी, यानी ए का जो कार्य क्षमता जो है वह 20 से दोगुनी है। यानी कहने का मतलब है कि बी जब तक ये एक काम करता है तब तक ये ए 2 काम करता है। यह इसका क्या है, एफिशिएंसी है, यानी क्षमता है, कार्य करने की क्षमता है। अब यहां पे बोला है क्या, दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिनों में समाप्त कर लेते हैं
ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर पाएगा। तो यहां पे देखिएगा कि ए एक दिन में 2 काम करता है जबकि बी एक दिन में 1 काम करता है। तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेगा, तो 3 काम करेगा। और ऐसे 14 दिन तक काम करता है दोनों मिलकर के। तो 14 से गुना कर देंगे तो टोटल काम कितना होगा, 42 काम, यानी कुल काम जो है वह 42 है। अब यहां हम लोगों से पूछा है कि अगर ए को यह काम करना पड़े, अकेले काम करना पड़े ए को, तो कितना दिन में समाप्त करेगा। तो देखिएगा कि ए यदि अकेला काम करेगा तो कुल काम कितना है, तो 42 काम है। यह कौन से एफिशिएंसी यानी किस क्षमता से काम करेगा, तो प्रतिदिन 2 काम करेगा। 2 से भाग दे दीजिए, 21 दूनी 42, इसको 21 दिन लगेगा अकेला काम करने में। ए को 21 दिन लग जाएगा पूरा काम समाप्त करने में, और यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 50 नंबर कि 48, 60 और 108 का एलसीएम ज्ञात करें। यानी एलसीएम निकालना हम लोग को। तो देखिएगा 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो कि तीनों मिलकर के इसको काट दें, यानी तीनों से कटना चाहिए, 48 से भी कटना चाहिए, 60 से भी और 108 से भी। तो देखिएगा कि 480 जो है यह 48 से कट जाएगा 10 बार में, 60 से भी कट जाएगा लेकिन 108 से नहीं कटेगा, तो यह ऑप्शन नहीं होगा। बी नंबर देखिएगा कि यह 60 से कट जाएगा, 48 से नहीं कटेगा। 360 जो है 48 से भाग दीजिएगा तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। इसका देखिएगा यहां पे कि 60 से कट जाएगा 540, 108 से 5 बार में कट जाएगा, जबकि 48 से इसे भाग दीजिएगा तो 540 नहीं कटेगा, तो सी भी नहीं होगा। तो सोचिए कि ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा और सी भी नहीं होगा, तो एक ही को बच गया, ये तो होबे करेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2। तो पूछ रहा है कि साइन के पावर 7 यानी 7 थीटा प्लस कोसेक के पावर 7 थीटा का मान क्या होगा। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा कि यदि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 हो तो साइन के पावर n थीटा प्लस कोसेक के पावर n थीटा बराबर भी 2 ही होगा। यानी इसका पावर चाहे जो भी हो, यानी यहां पे रहना चाहिए, मान के चलिए 1000 हो, 5000 हो, 20000 हो, 50000 हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यानी साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 दिख जाए तो वैसे ही क्या करेंगे कि साइन के पावर यहां पे 100 रहे, 1000 रहे, चाहे कुछ भी रहे, इसी फॉर्म में ये भी होना चाहिए। यानी साइन के पावर 1000 थीटा प्लस कोसेक के पावर 1000 थीटा बराबर 2 ही होगा। तो यहाँ पे देखिए चाहे पावर कुछ भी रहे, है ना, यहाँ पे n के जगह कुछ भी होना चाहिए, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। यानी वाट बराबर कितना हो गया, 2। यानी साइन के पावर 7 थीटा प्लस कोसेक के पावर 7 थीटा बराबर भी 2 हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी, यदि आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी आयत का लंबाई जो है और चौड़ाई, ठीक है, एक आयत है उसका लंबाई और चौड़ाई, बोला कि लंबाई इसकी चौड़ाई की 2 गुनी, यानी चौड़ाई यदि 1 है तो लंबाई इसका कितना है, तो 2 है, यानी 2 गुना है। अब यहां पे देखिएगा यदि आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। यहां समझिएगा कि यहां से हम लोग निकालते हैं आयत का परिमाप या परिमिति। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो अनुपात में 2 है और प्लस अनुपात में 1, तो 2 गुने अनुपात में कितना, तो 2 1 3, तो 3 दूनी 6, अनुपात में 6,
अनुपात में 6 इसका परिमाप निकल करके आ गया, जबकि है कितना दिया हुआ है, तो 24 सेंटीमीटर। इसको काटेंगे, 6 कम 6, 6 चौके 24, अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अनुपात 1 का वैल्यू हो गया 4 सेंटीमीटर। अब यहां पे देखिएगा कि हम लोगों से पूछा है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। यहां से समझिएगा कि सबसे पहले हम लोग लंबाई निकालते हैं और चौड़ाई निकालते हैं। तो लंबाई हो जाएगा, अनुपात 1 का वैल्यू 4 है, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 गुने 4 यानी 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर इसका लंबाई हो गया। और चौड़ाई कितना, तो अनुपात 1 का वैल्यू 4, तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। और क्षेत्रफल जो होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितना, तो 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना, तो 4 सेंटीमीटर। 8 चौके 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि x प्लस वाई बराबर 15, x प्लस वाई बराबर 15, y प्लस जेड बराबर 25 और z प्लस एक्स बराबर 12 हो तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या होगा। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या होगा। तो यहां से दिमाग लगाइए हल्का सा। अगर इन सभी समीकरण को हम जोड़ देते हैं तो देखिए यहां से क्या आएगा, सबको जोड़िएगा इधर, तो 2x होगा, यानी 2x प्लस 2y प्लस 2z बराबर, इधर भी जोड़िए, 5 5 10 और 2 12 के 2, 2 1 3 4 1 5 52। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि 2 सब में है ना, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 52। 2 से इसको काटिएगा तो 26 दूनी 52, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा, 26। और यही चीज तो पूछा था हम लोगों से कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या होगा, तो 26 हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि a अनुपात b अनुपात c बराबर 3 अनुपात 4 अनुपात 5, यानी a अनुपात b अनुपात c बराबर 3 अनुपात 4 अनुपात 5 दिया हुआ है। a प्लस b प्लस c बराबर 120। देखिएगा a प्लस b प्लस c बराबर 120 दे दिया है। तो हम लोगों से पूछ रहा है कि b बराबर क्या होगा, b बराबर क्या होगा, b बराबर व्हाट। यहां से समझिएगा कि तीनों संख्या का यानी a b c का योग दिया हुआ है कितना, तो 120, जबकि यहां पे अनुपातिक योग हम लोग देखते हैं तो कितना है, तो 5 4 9 9 3 12। अनुपातिक योग जो है वह 12 है, जबकि है कितना 120, दोनों बात बराबर, 12 से 12 दहाई 120, अनुपात 1 का वैल्यू आ गया 10। हम लोगों से पूछा है कि b का वैल्यू क्या है, तो देखिएगा b का वैल्यू क्या है, बीच वाला है, यानी अनुपात में 4 है, यानी b बराबर जो है अनुपात में 4। अनुपात 1 का वैल्यू 10 आया है, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 गुने 10 यानी 4 दहाई 40, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये बोला कि कप्तानों और सैनिकों को मिलाकर के 120 व्यक्तियों का एक समूह ट्रेन से यात्रा कर रहा है। हर 15 सैनिकों पर एक कप्तान नियुक्त किया गया। समूह में कप्तानों की संख्या क्या है। अब यहां पे देखिए कि कप्तान प्लस सैनिक, ठीक है, कप्तान और सैनिक दोनों मिलाकर के कितना है, 1200 है। अब यहां पे बोला है कि प्रत्येक 15 सैनिक पर एक कप्तान नियुक्त किया गया। देखिएगा कि 15 सैनिक है और इस पर एक कप्तान है, कितना का पेयर बनेगा, 16 का बनेगा, यानी 15 सैनिक पर एक कप्तान, इसका मतलब 16 का पेयर बनेगा। तो टोटल कितना है, कप्तान और सैनिक मिलकर के 1200 है ना। तो यहां से हम लोग देखते हैं क्या कि 16 का पेयर कितना बनेगा, जितना बनेगा उतना कप्तान का संख्या होगा, क्योंकि प्रत्येक पेयर में क्या है, एक कप्तान है, यानी प्रत्येक जो समूह बन रहा है उसमें क्या है कि एक कप्तान है ना। तो कुल कप्तान हो जाएगा यहां पे, कुल
कप्तान की संख्या बराबर, कुल कप्तान की संख्या बराबर हो जाएगा, कुल 1200 है, 1200 में 16 से भाग दे दीजिए, 16 सत्ते 112, 8 बचेगा, 16 25 80, 75, यानी कुल कप्तान की संख्या कितना हो जाएगा 75, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी पानी की टंकी में 8 नल लगे हुए, उनमें से कुछ पानी भरने वाले तथा शेष पानी खाली करने वाले नल है। पानी भरने वाला प्रत्येक नल टंकी को 12 घंटे में भर सकता है तथा खाली करने वाला प्रत्येक नल टंकी को 36 घंटों में खाली कर सकता है। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 3 घंटों में भर जाती है। टंकी में खाली करने वाले नलों की संख्या कितनी है? तो देखिएगा यहाँ पे 2 प्रकार का नल है और दोनों मिलाकर के 8 नल है टोटल, जिसमें खाली करने वाला कुछ नल जो है खाली करने वाला टंकी को, जबकि कुछ नल जो है वह भरने वाला है। हम लोगों से पूछा है कि खाली करने वाला नल कितना है, तो माना कि खाली करने वाला नलों की संख्या बराबर x मान लीजिए, ठीक है। और यहां पे भरने वाले की संख्या बराबर, अब सोच के देखिए कि खाली करने वाला और भरने वाला दोनों मिलाकर के कुल कितना नल है, तो 8 नल है। तो 8 नल में से क्या करते हैं कि खाली करने वाला को अगर हम घटा देते हैं तो जो बचेगा वह भरने वाला बचेगा। अब यहां पे क्या कह रहा है, पानी भरने वाला प्रत्येक नल टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। तो देखिएगा भरने वाला जो है यानी 8 माइनस x जो है वह क्या करता है कि 12 घंटा में यह पूरा टंकी को भर सकता है, जबकि खाली करने वाला प्रत्येक नल टंकी को 36 घंटों में खाली कर देता है। जबकि खाली करने वाला जो नल है, जितना नल, वो सभी मिलकर के 36 घंटा में इसको खाली कर देता है। अब यहां से क्या करेंगे कि 12 और 36 का हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा आपका 36, 12 या 36, 36 से कम 36, तो 36 लीटर का टोटल टंकी है। एलसीएम जो होता है वह टोटल वर्क होता है, यानी 36 लीटर का टोटल टंकी है, जिसमें भरने वाला जो नल है वह क्या करता है कि प्रति घंटा 3 लीटर भरता है, जबकि खाली करने वाला सब मिल करके प्रति घंटा 1 लीटर खाली करता है। प्लस माइनस से डिनोट किए हैं, इससे पता चल रहा है क्या कि भरने वाला भी है और खाली करने वाला भी है ना। अब यहां पे देखिएगा कि इस प्रकार क्या होता है कि 3 घंटा में टंकी भरा जा सकता है। तो 3 घंटे में टंकी को भरा जा सकता है, तो यहां पे हम लोग निकालते हैं कि 1 घंटा में सब मिलकर के कितना भरा होगा। तो देखिएगा कि 1 घंटा में सब मिलकर के 3 लीटर भरता है, तो सब मिलकर के कितना भरा होगा, तो 8 माइनस x, यानी प्रत्येक नल जो है 1 घंटा में 3 लीटर भरता है, तो इतना सारा नल मिल करके कितना भरा होगा, तो संख्या यानी नलों की संख्या गुने इसका भराव क्षमता, इतना भरा होगा। जबकि सोचे कि खाली करने वाला तो खाली करने में बिजी होगा, यानी खाली कर रहा होगा, तो x नल खाली करने वाला है और प्रत्येक नल क्या करता है कि 1 लीटर खाली करता है। तो x नल है तो x गुने 1 करेंगे और इसको क्या करेंगे कि घटा देंगे, यहां से क्या करेंगे कि घटा देंगे। क्यों? क्योंकि सोच के देखिए कि भरने वाला तो भरेगा, जबकि खाली करने वाला खाली करेगा अपना, और जो भी खाली करने के बाद जो बचेगा उतना ही ना भराएगा। तो 1 घंटा में यह भराव कार्य है, जबकि यहां पे देखिए कि 3 घंटा में ना पूरा भर देता है, यानी कहने का मतलब 36 लीटर 3 घंटा में भर दिया। इसका मतलब क्या है कि 1 घंटा में कितना भरा होगा, 1 घंटा में भरा होगा 36/3, 3 से काटेंगे 12 तिहाई 36, 12 लीटर। 1 घंटा में 12 लीटर, तो इधर भी 1 घंटा का भराव है कार्य है और उधर भी 1 घंटा का भराव कार्य है, दोनों बात यहां से बराबर हो गया। अब 3 से गुना करेंगे, 8 3 24 माइनस 3x, माइनस में x बराबर कितना, तो 12। 24 को उधर भेज देते हैं, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 3x माइनस x यानी माइनस 4x बराबर हो जाएगा माइनस 12। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 तिहाई 12, x बराबर हो जाएगा 3, और यही हम लोगों का आंसर आ जाएगा। क्योंकि बोल रहा था क्या, पूछा हम लोगों से कि खाली करने वाले नलों की संख्या कितना है, तो x है और x का वैल्यू कितना आ गया, तो 3 आ गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोलता है क्या कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा
4√3 सेंटीमीटर हो तो उसकी अंतः त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा कि समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या बराबर होता है, समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या बराबर होता है भुजा बटा में 2√3। ये चीज ध्यान में रखिएगा तो क्वेश्चन हल हो जाएगा आपका। यानी समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या बराबर क्या होता है, भुजा बटा 2√3। यहां पे देखिए कि भुजा दे दिया है कितना, तो 4√3 सेंटीमीटर दे दिया, बटा में देखिए 2√3। अब यहां से देखिएगा कि इसको काटेंगे, √3 से √3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 दूनी 4 यानी 2 सेंटीमीटर। यानी समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या कितना निकल करके आ गया, तो 2 सेंटीमीटर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसे बोला क्या कि एक धनराशि का 1/2 भाग 6% पर, 1/3 भाग 9% पर और शेष भाग 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि एक वर्ष में कुल साधारण ब्याज 960 रुपये प्राप्त हुआ हो तो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो माना कि धनराशि बराबर 100%, ठीक है, धनराशि बराबर कितना, तो 100%। अब यहां से देखिएगा कि 1/2 भाग 6% पर, तो 1/2 गुने 6%। फिर बोला क्या कि 1/3%, 1/3 भाग जो है 9% पर, तो गुने 9% करेंगे। और बोला है शेष भाग। अब देखिए शेष भाग कैसे निकालेंगे, तो 1/2 लगा चुका है, 1/3 लगा चुका है, इसको जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 2 5, यानी 6 भाग में 5 भाग यह लगा चुका है। तो बच गया कितना, तो 1/6 भाग, 1/6 भाग बच चुका है। और शेष भाग को 12% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर लगाता है, गुने 12%। अब यहां से समझिएगा कि यहां से कितना ब्याज इसको आएगा, 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 3 से 3 तिहाई 9, 6 से 6 दूनी 12। यहां से देखिए कि ये पहले भाग से 3% ब्याज आया, दूसरे भाग से भी 3% और तीसरे भाग से 2% ब्याज आया। कुल ब्याज मिलाकर के कितना है, तो 3 3 6 2 8, यानी 8% ब्याज तीनों मिलाकर के आया। जबकि आता है कितना, तो 960 रुपया प्राप्त होता है, तो बराबर में 960 रुपया। यानी प्रतिशत में ब्याज कितना मिला इसको, 8%, जबकि रुपया में मिला है 960। दोनों बात यहां से बराबर हो गया, 12 × 96 120 बार में 1% का वैल्यू आकर आ गया कितना, 120। 1% का वैल्यू 120 आ गया। हम लोगों से पूछा है क्या कि तो धनराशि ज्ञात कीजिए, यानी धनराशि हम लोग क्या माने थे, तो 100%। 1% का वैल्यू 120, तो 100% बराबर हो जाएगा 120 गुने 100 बराबर 12,000 रुपए। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि 19,500 रुपए को 1/3 अनुपात 1/2 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटा जाता है, तो सबसे बड़ा भाग ज्ञात कीजिए। यहां देखिए कि साधारण हम लोग क्या करेंगे, ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है और ये तीसरा भाग मान लीजिए। ये पहला व्यक्ति का है हिस्सा, दूसरा का, तीसरा का, है ना। यहां से हम लोग क्या करते हैं कि एलसीएम निकालते हैं। तो 3 यानी हरों का एलसीएम लेना है, तो 3 2 और 4 का एलसीएम निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, है ना। तो 12 को काटेंगे 3 से, तो 3 चौके 12, 4 एकम 4, बटा में नहीं लिखना है कुछ। 2 से 2 छक 12, 6 हो जाएगा, 6 एकम 6, 4 से 4 3 12 यानी 3 हो जाएगा। यानी पहला भाग 4 है अनुपात में, दूसरा भाग 6 है और तीसरा भाग 3 है। अनुपाति के योग हम लोग देखते हैं तो 6 4 10 और 3 13। अनुपात में तीनों को 13 रुपया मिलता है, जबकि बांटा जाता है कितना, तो 19,500 रुपए। 19,500 रुपए, ये दोनों बात यहां से बराबर हो जाएगा। इसको हम लोग काटेंगे, तो इसको काटिएगा 13 एकम 13, 13 एकम 13, 13 पचे 65 00, यानी 1500 बार में। अनुपात 1 का वैल्यू कितना आ गया, तो 1500 आ गया। अब हम लोगों से पूछा कि सबसे बड़ा भाग क्या है, तो देखिएगा यहाँ पे इन तीनों में से सबसे ज्यादा भाग किसके पास है, तो दूसरा नंबर वाला पर है ना। तो अनुपात 1 का वैल्यू है 1500, तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 गुने 1500, 15 6 का 90 यानी 9,000,
यानी सबसे बड़ा का हिस्सा कितना हो जाएगा, तो 9,000 और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक वस्तु को 6% हानि पर बेचा जाता है, यदि इसे 48 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 10% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा यहाँ पे कि 6% हानि को हम लोग माइनस से सूचित करते हैं, तो 6% हानि पर बेचा जाता है, 48 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 10% लाभ होता, प्लस 10%। अब देखिएगा कि दोनों के बीच में कितना का अंतर है। ये दोनों के बीच में अंतर जो है यह 16% का है। दोनों के बीच में अंतर निकालिएगा तो 16% का है, तो 16% बराबर कितना, 48, क्योंकि 48 रुपया का अंतर है। कहने का मतलब क्या कीजिए, इतना हानि पर न बेच के इतना लाभ पर बेचा जाता तो 48 रुपया अधिक मिलता इसको, है ना। इसका मतलब ये दोनों के बीच का जो अंतर है वह इतना रुपया है, दोनों बात यहाँ से बराबर हो गया। 16 कम 16, 16 3 48, 1% का वैल्यू आ गया 3। हम लोगों से पूछा है तो क्रय मूल्य ज्ञात करें, और क्रय मूल्य जो होता है प्रतिशत में हमेशा 100% होता है, तो 100% बराबर हो जाएगा कितना, तो 300 रुपया, और यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसे बोला है क्या कि एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 20% घटाया जाता है, संख्या में क्या परिवर्तन होगा। ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए गुने बी बटा 100। अब यहाँ पे देखिएगा कि पहले क्या किया जाता है कि एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, तो बढ़ाया जाता है इसका मतलब प्लस, यानी प्लस 20%। इसका बाद बोला है क्या कि फिर 20% घटाया जाता है, यानी माइनस 20%। अब यहाँ पे देखिएगा कि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, 20 गुने 20 बटा 100। यहाँ से प्रतिशत लगा दीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0, एक प्लस वाला एक माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा। माइनस में देखिए 2 दूनी 4%। माइनस किसको दर्शाता है, तो कमी को, यानी हानि को दर्शाता है, तो 4% इसका कमी हो जाएगा, यानी 4% कमी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 66 वर्ष, यानी फादर और सन ये दोनों के उम्र का योग जो है, वर्तमान उम्र का योग 66 वर्ष, यानी दोनों की आयु को अगर जोड़ा जाए तो 66 वर्ष होता है। बोला 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। देखिएगा फादर और सन का 3 वर्ष बाद, यानी +3 लिखेंगे। 3 वर्ष बाद जो है वह अनुपात कितना है, तो 3:1। तो पूछ रहा है क्या कि 2 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, पिता की आयु कितनी थी। अब यहां से समझिएगा कि ये जो आयु का योग है यह कब का है, वर्तमान आयु का योग है, जबकि अनुपात कब का है, तो अनुपात जो है 3 साल बाद का है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 3 साल बाद के आयु का योग निकालेंगे। तो सोच के देखिए कि पिता और पुत्र मिलाकर के 66 वर्ष अभी वर्तमान में है, तो 3 वर्ष बाद कितने वर्ष के हो जाएंगे, तो पिताजी भी 3 वर्ष आगे बढ़ेंगे उम्र में, और पुत्र भी 3 वर्ष आगे, तो कितना जोड़ेंगे इसमें, तो 6 जोड़ेंगे, तो 6 6 12 यानी 72 वर्ष हो जाएगा। ये कब का निकला, तो 3 वर्ष बाद के आयु का योग निकला कितना, तो 72 वर्ष। अब देखिए कि अनुपातिक योग क्या है, तो 3 1 4 है, अनुपात में योग 4 वर्ष है, तो अब 3 वर्ष बाद जबकि है कितना, तो 72 वर्ष। ये दोनों बात यहां से बराबर हो जाएगा, है ना। 4 से इसको काटेंगे, 4 एकम 4, 4 8 32, अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 18। अनुपात 1 का वैल्यू कितना आ गया, तो 18 आ गया। अब यहाँ पे बोला है क्या कि 2 वर्ष पूर्व, यानी 2 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी थी। तो यहां से देखिएगा कि 3 वर्ष बाद का यहां से निकलेगा, क्योंकि 3 वर्ष बाद का अनुपात है, तो 3 वर्ष बाद का निकलेगा। अनुपात 1 का वैल्यू 18 है, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 गुने 18, 18 3 54, 54 वर्ष कब, 3 वर्ष बाद। तो इसमें से 3 घटा देंगे तो वर्तमान निकल जाएगा, वर्तमान में निकल जाएगा यहां से कितना, तो 3 घटा देंगे तो 51 वर्ष, यानी वर्तमान में अभी पिताजी 51 वर्ष के हैं, है ना। अब यहां देखिएगा हम लोगों से पूछा है कि 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले। तो सोच के देखिए कि अभी वर्तमान में 51 वर्ष के हैं, तो 2 वर्ष पहले कितना साल के रहे होंगे, तो 2 माइनस कर देते हैं इसमें से, तो 11 में से 2 घटेगा तो 9 4 यानी 49 वर्ष के, यानी 2 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितना रहा होगा,
तो 49 वर्ष, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ए तथा बी की चालों का अनुपात 2:3 है। ए और बी है और इसके चाल का अनुपात दे दिया है 2:3, 2:3 दे दिया। एक निश्चित दूरी तय करने में ए बी से 10 मिनट अधिक लेता है। ए जो है बी से 10 मिनट अधिक लेता है। बोला कि यदि ए अपनी सामान्य चाल की दोगुनी चाल से यात्रा करे तो यह दूरी तय करने में कितना समय लेगा। अब यहां पे देखिएगा कि चाल के उल्टा क्या होता है, तो समय होता है। आप जानते होंगे कि चाल का उल्टा क्या होता है, तो समय होता है। यानी समय का अनुपात जो होगा चाल का ठीक उल्टा होगा, यानी बी के जो मान है वह ए का हो जाएगा और ए का मान जो है वह बी का हो जाएगा। ठीक है, यहां पे कह रहा है क्या कि ए जो है बी से 10 मिनट अधिक समय लेता है, जबकि यहां पे देखिए कि अनुपात में कितना अधिक ले रहा है, तो अनुपात में 1 अधिक ले रहा है, जबकि लेता है 10 मिनट अधिक। तो ए को कितना समय लगता है टोटल, अनुपात 1 बराबर 10, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 दहाई 30 मिनट। अगर सामान्य चाल से ए यात्रा कर रहा है तो इसे 30 मिनट लगेगा, जबकि यहां पे बोल रहा है क्या कि ए अपनी सामान्य चाल की दोगुनी चाल से चलना प्रारंभ कर दे, तो उस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। सोच के देखिए कि मान के चलिए कि कोई भी दूरी आप तय करते हैं 30 मिनट में, है ना, सामान्य चाल से। अगर चाल दोगुना हो जाएगा तो समय क्या होता है, आधा होगा, है ना। चाल यदि आप दोगुना कर दीजिएगा, चाल यदि आप दोगुना कर दीजिएगा तो समय क्या लगेगा, उसका आधा लगेगा। यानी जितना पहले लग रहा था तो उसका आधा लगेगा, है ना। यानी चाल दोगुना करने पर समय आधा लगता है। क्या होता है, चाल को यदि दोगुना कीजिएगा तो समय आधा लगेगा। इसका मतलब है कि जो पहले 30 मिनट लगता था अब आधा लगेगा, यानी 15 मिनट लगेगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा कितना, तो 15 मिनट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में जा रही 2 रेलगाड़ियां प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 27 सेकेंड तथा 17 सेकेंड में पार करती है तथा एक दूसरे को 23 सेकेंड में पार करती है। इनकी चालों का अनुपात क्या है। अब यहां पे देखिएगा कि पहली रेलगाड़ी और यह है दूसरी रेलगाड़ी, है ना। पहली रेलगाड़ी एक व्यक्ति को 27 सेकेंड में पार कर जाता है, जबकि दूसरी रेलगाड़ी 17 सेकेंड में उस व्यक्ति को पार कर जाता है। जबकि दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने में 23 सेकेंड का समय लगाती है, यानी 23 सेकेंड में एक दूसरे को यह पार कर जाती है। अब यहां से देखिएगा कि एलिगेशन मेथड लगा करके हम लोग इसको बनाएंगे, क्योंकि यहां से पूछा है क्या कि इनकी चालों का अनुपात क्या है। तो यहां से समझिए, निकालेंगे यहां से, तो 23 में से 17 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, या 6, 7 6 13, 6 बचेगा। ठीक है, और यहां देखिएगा 27 में से 23 घटाइएगा तो 4 बचेगा। यहां पे अनुपात लगा लीजिए, ये हो गया आपका 2 से 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, यानी 3:2 इसका आंसर आ जाएगा। क्या पूछ रहा था, तो ये पूछ रहा था इनके चालों का अनुपात क्या होगा। तो चाल का अनुपात क्या हो गया, तो 3:2, और यह इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है क्या कि द्विघात बहुपद 4x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 हो, तो इनको शून्यकों का योग क्या होगा। यानी बराबर 0 नहीं दिया हुआ है, लेकिन बराबर 0 होगा। ठीक है, तो देखिएगा कि शून्यकों का योग बराबर होता है, यहां से समझिएगा, शून्यकों का योग जिसे हम लोग बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो आपको याद आ गया होगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है।
है ना। तो यही चीज होता है आपका शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या, माइनस बी बटा ए। अब यहां देखिएगा कि बी कितना है, तो 4 है, बी कितना है, तो 4 है, ये वाला ए होता है, बी होता है, सी होता है, तो माइनस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ए कितना है, तो 4 है ना, 4 से 4 काटिएगा एक बार में, कितना आ जाएगा, -1, यानी द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योग कितना आ जाएगा, तो -1 आ जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि रूट अंडर 18,225 यानी 18,225 का वर्गमूल दे दिया हम लोगों को कितना, 135, है ना, यानी इतना का वर्गमूल जो होता है 135 होता है, तो इतना का मान पूछ रहा है हम लोगों से कि क्या होगा। तो देखिएगा यहाँ पे कि दशमलव लगा हुआ है ना, सब में दशमलव लगा हुआ है, तो आप सोच के देखिए कि दशमलव अगर हम हटा करके बात करते हैं, थोड़ा देर के लिए हम भूल जाते हैं हम लोग दशमलव, तो आपको दिख रहा होगा 18,225 सब में दिख रहा होगा, है ना, 18,225 सब में दिख रहा होगा। तो सोचिए कि 18,225 का वर्गमूल हम लोग को दे दिया है, तो इसके लिए भी लिखेंगे कितना, 135, 135 लिखेंगे, इसके लिए भी लिखेंगे 135, और इसके लिए भी लिखेंगे 135। अब यहां पे देखिए क्या कि दशमलव हम लोग को बैठाना है। दशमलव कैसे बैठाएंगे, तो ध्यान दीजिए, इसमें सबसे पहले दशमलव बैठाते हैं। जब भी आपको वर्गमूल करना, तो 2 अंक हम लोग क्या करते हैं, 2 अंक का जोड़ा लगाते हैं, यानी 2 अंकों का जोड़ा लगाते हैं, तो दशमलव के बाद देखना है कि 2 अंक का जोड़ा लगाना है, तो एक जोड़ा लग रहा है, तो देखिए जितना जोड़ा उतना बार, यानी उतना अंक बाद दशमलव, यानी जितना जोड़ा लगेगा उतना अंक बाद दाहिने तरफ से दशमलव बैठाया जाता है। तो देखिए दशमलव के बाद क्या है कि एक जोड़ा लग रहा है ना, यानी एक अंक बाद दशमलव होगा, किधर से, तो दाहिने तरफ से, यानी दाहिने तरफ से एक अंक बाद दशमलव, यानी 5 के बाद क्या हो जाएगा, दशमलव हो जाएगा, यानी 13.5 हो गया। प्लस है तो प्लस कर दीजिए इसको। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे दशमलव कैसे लगाएंगे, यहाँ देखिए दशमलव के बाद देखते हैं 2 का जोड़ा लगाएंगे, तो एक जोड़ा और एक जोड़ा, 2 जोड़ा, है ना, तो 2 अंक बाद दाहिने तरफ से दशमलव, यानी 1 के बाद लगेगा, यानी 1.35। इसमें देखिएगा कि कितना अंक बाद दशमलव है, 2, 4, 6 अंक बाद दशमलव है, तो 6 अंक का क्या कीजिए, अगर वैसे नहीं समझ में आ रहा है तो 6 अंक गिन लीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। जैसे यहाँ पे 2 अंक बाद था, तो 2, इसमें 2 से भाग दीजिए, तो 2 एकम 2, यानी 1 अंक बाद दशमलव। उसी प्रकार इसमें 4 अंक था, तो 4 लिख लीजिए, इसका 2 से भाग दे दीजिए, 2 दूनी 4, यानी 2 अंक बाद दशमलव। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए कि दशमलव के बाद अंक गिन लीजिए, तो 6 अंक है, तो 2 तिहाई 6, यानी 3 अंक बाद दशमलव, है ना, तो 3 अंक बाद दशमलव, तो यहाँ पे आ जाएगा दशमलव, इसको ऐड कर दीजिए। अब यहाँ पे समझिएगा कि जब भी आपको दशमलव वाला जोड़ या घटाव बनाना हो, तो दशमलव के बाद अंक बराबर किया जाता है, दशमलव के बाद अंक बराबर किया जाता है। तो देखिएगा यहाँ पे कि इसमें 3 अंक बाद दशमलव है, जबकि इसमें 2 अंक बाद है, तो एक 0 बैठा देंगे। इससे देखिएगा कि इसमें 1 अंक बाद दशमलव, जबकि ये दोनों में 3 अंक बाद दशमलव है, तो इसमें डबल 0 बैठा दीजिए, ये भी हो गया आपका 3 अंक बाद दशमलव। अब आसानी से इसको जोड़ सकते हैं, तो जोड़िए यहाँ से, 5 हो गया, 3, 5 3 8, इसके बाद 1, 3 1 4, 5 4 9 दशमलव, 3 1 4, और ये हो गया 1, यानी 14.985, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसे बोला क्या कि किसी संख्या को 126 से भाग देने पर शेषफल 47 प्राप्त होता है, इस संख्या को 18 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो देखिएगा कोई संख्या है, उसको यदि 126 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 47 प्राप्त होता है, यानी शेषफल नीचे आता है कितना, तो 47 प्राप्त होता है ना। अब बोला क्या कि उसी संख्या को यदि 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, यानी उसी संख्या को यदि 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछा जाए तो क्या करना है कि देखना है कि पहला भाजक जो है दूसरे भाजक से पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं, यानी पहला भाजक जो है वह दूसरे भाजक से पूरा पूरा कट रहा है। 18 से कितना बार में कट जाएगा, 18 सते 126, है ना, 7 बार में कट जाएगा। तो देखिए पहला भाजक दूसरे भाजक से पूरा पूरा जब कट जाए तो इसके शेषफल में ही भाग दे दिया जाता है, यानी शेषफल में ही क्या करेंगे कि भाग दे देंगे।
तो 18 तिया 54 ज़्यादा हो जाएगा, 18 दूनी 36, इसको घटाइएगा 1 1, तो शेषफल कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है क्या कि दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है। पहली संख्या दूसरी संख्या और ये दोनों का अनुपात 4:7 है। अब बोला क्या कि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ने पर नई संख्याओं का अनुपात 3:5 हो जाता है, यानी नई संख्याओं का अनुपात जो हो जाता है वह 3:5 हो जाता है। तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? यहां पे समझिएगा, यहां पे अगर हम जोड़ेंगे तो बढ़ेगा कि घटेगा? अगर किसी भी चीज में हम अगर जोड़ते हैं कुछ भी तो क्या होता है कि बढ़ता है, जबकि यहां पे देखिए कि घट ही रहा है ना। इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो गड़बड़ है तो इसको क्या कीजिए कि ऊपर ऊपर का अंतर देखिए, तो 3 का अंतर है, यानी 7 और 4 में कितना का अंतर? 3 का अंतर। और नीचे दोनों के बीच में अंतर देखिए तो 2 का अंतर है। नीचे दोनों के अंतर से ऊपर दोनों में गुना, ऊपर दोनों के अंतर से नीचे दोनों में गुना कीजिए, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। इसका ये हो जाएगा 3 तिया 9, ये हो जाएगा 5 तिया 15। अब देखिए लग रहा है ना कि जो बढ़ा है ना। तो सोच के देखिए कि प्रत्येक में क्या क्या जोड़ा जा रहा है। तो प्रत्येक में 1 जोड़ा जा रहा है, देखिए है ना, यानी 8 था पहले, अब 9 हो गया जोड़ने के बाद। जोड़ने से पहले 14 था, जोड़ने के बाद हो गया 15। तो सोचे कि 1 जोड़ा गया, अनुपात में 1 जोड़ा गया, जबकि बोल रहा है कि 5 जोड़ा जाता है दोनों, तो अनुपात 1 का वैल्यू 5 हो गया। तो पूछा क्या है सबसे बड़ी संख्या क्या है? अब इसको नहीं देखना है, इसको देखना है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो जोड़ने के बाद नहीं, जोड़ने से पहले बोला क्या इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो यहां पे देखिएगा इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? 14। तो अनुपात 1 बराबर 5, तो 14 बराबर क्या हो जाएगा? 14 गुने 5, 14 25 70, यानी इनमें से दोनों में से सबसे बड़ी संख्या कौन? तो 70, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 0.247 47 पर एक रिंग को भिन्न में बदलें। यहां पे देखिएगा इसको भिन्न में बदलना है, तो प्रूव करके हम लोग बचपना में पढ़ते थे, वैसा पढ़िएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, जल्दी नहीं बनेगा क्वेश्चन, है ना। यहां पे देखिएगा कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे देखिए जितना दिख रहा है ना ऊपर लिख दीजिए, 247 दिख रहा है, दशमलव इस सबको भूल जाइए, जितना दिख रहा है उतना लिखिए। कितना है? तो 247 हम लोग लिख लिए। अब देखिए कि रेकरिंग जिस पर लगा हुआ है, रेकरिंग वाला से पहले क्या दिख रहा है आपको? दशमलव छोड़ देना है, तो 0.2 यानी 2 दिख रहा है, उसको घटा दीजिए, घटा दिए। नीचे में क्या करना है कि दशमलव के बाद ही देखना है, नीचे में लिखने के लिए दशमलव के बाद ही देखना है। जितना अंक पर रेकरिंग उतना 9, यानी जितना अंक पर रेकरिंग होगा उतना बार 9 लिखेंगे, और जितना अंक पर रेकरिंग नहीं होगा उतना 0 लिखेंगे, ठीक है। तो 2 अंक पर रेकरिंग है तो 2 बार 9 लिखे हैं, है ना, और 1 अंक पर रेकरिंग नहीं है तो 1 0 लिखे। अब इसको घटाइएगा, 247 में से 2 घटाइएगा तो 245 हो जाएगा, बटा में 990, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर काट करके दिया हुआ है तो काट करके आंसर होगा, नहीं तो यही हो जाएगा। हाँ, तो यही दे दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में 245 बटा 990, और यही इसका आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित पाई चार्ट यानी निम्नलिखित पाई आरेख चमड़े के उत्पादों का निर्माण करने का कंपनी है, यानी चमड़े के उत्पादों का निर्माण करने का कंपनी XYZ का राजस्व प्रदर्शित करता है। वर्ष 2020 के लिए कंपनी का कुल राजस्व जो है वह 2,54,000 रुपये था। तो बोला कि जूतों और वॉलेट की बिक्री से कुल कितना राजस्व अर्जित हुआ। यहां पे देखिएगा कि एक वृत्त आपको दिख रहा होगा, एक सर्कल दिख रहा होगा, उसमें आपको प्रतिशत में दे दिया गया है। देखिएगा कि वॉलेट्स जो है 5% है, शूज जो है जूता 15% है, बेल्ट्स 45%, बैग्स 20%, जैकेट 10%, और अदर्स जो है वह 5% है। तो यहाँ पे देखिएगा कुल मिलाकर के अगर परसेंटेज में हम लोग देखते हैं, ये 70 नंबर क्वेश्चन है, तो 100% होता है। यानी सर्कल का बात कर रहा हो
और प्रतिशत में बात कराओ तो हमेशा क्या होता है कि 100% कुल योग होता है, जबकि डिग्री में 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे प्रतिशत का बात बोल रहा है, तो प्रतिशत में 100% राजस्व है, जबकि कुल राजस्व जो है 2,54,000। दोनों बात यहां से बराबर हो जाएगा। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं कि 1% का वैल्यू निकालते हैं। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी 1% का वैल्यू आ गया 2540। 1% का वैल्यू 2540 आ गया। अब हम लोगों से पूछा कि जूतों और वॉलेट यानी जूता और पर्स की बिक्री से कुल कितना राजस्व अर्जित होता है। तो जूता देखिएगा यहाँ पे शूज जो है 15% है और वॉलेट जो है वह 5% है। तो दोनों मिलाकर के कितना है, तो 20% है। 1% का वैल्यू हम लोग को मालूम है, तो 20% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20 गुने 2540 गुना कर दीजिए, 0 0 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 के 0, 2 दूनी 4, 1 5, यानी 50,800 रुपए इसका निकल करके आ गया क्या कि जूता से और वॉलेट से कुल बिक्री, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।